अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने चैप्टर 8 स्टार्ट करना है कोलिनोसेप्टर ब्लॉकर्स एंड कोलिनेस्टरेज रीजनरेटर्स। लास्ट चैप्टर नंबर 7 में हमने पढ़ा था कोलिनोमिमेटिक्स, वो ड्रग्स थी कोलिनर्जिक या कोलिनोमिमेटिक ड्रग्स जो कि एसिटाइलकोलिन के साथ एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर रही थी और एसिटाइलकोलिन के इफेक्ट को मिमिक कर रही थी। ठीक है, और उनमें दो फर्दर हमने राइस पढ़ी थी कि एक तो कोलिनर्जिक में या तो थी डायरेक्ट एक्टिंग या फिर इनडायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग रिसेप्टर्स पे बाइंड कर रही थी वैसे मस्कैरिनिक और निकोटिनिक के ऊपर, और जो वो है इनडायरेक्ट एक्टिंग है वो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज को इनहिबिट कर रही थी ताकि वो जो है ना उसका वो एसिटाइलकोलिन को उसको डिस्ट्रॉय ना कर सके। अब ये उसके बिल्कुल अपोजिट है, ये एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं। ये ड्रग्स जो है ना कोलिनोसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगी, या तो डायरेक्टली ब्लॉक करेंगी या इनडायरेक्टली, जैसे पीछे हमने पढ़ा था डायरेक्टली या तो उसके रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेंगी या फिर जो है ना उसके जो कोलिन एस्ट्रेज था उसको रीजनरेट कर देंगी, कोलिन एस्ट्रेज के अमाउंट को बढ़ा देंगी, उसको इनहिबिटर्स को ख़त्म कर देंगी ताकि वो जो है ना क्या कर जाए रीजनरेट करके वो एसिटाइलकोलिन को डिस्ट्रॉय कर दे। ठीक है, अब इन एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स हम कब यूज़ करेंगे? तब यूज़ करेंगे जब जो कोलिनोसेप्टर या कोलिनोमिमेटिक ड्रग्स हैं वो जब हम ज़्यादा यूज़ कर चुके हैं, उनकी वजह से टॉक्सिसिटी होगी या तो उन इफ़ेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए हम एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स देंगे। अब एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन हमने देखनी है, क्लासिफिकेशन देखनी है इनकी फार्माकोकाइनेटिक देखनी है, इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखना है, इसका इफेक्ट्स देखना है, क्लिनिकल यूजेस, टॉक्सिसिटी, और ख़त्म हो जाएगा फिर। ठीक है, अब इसकी क्लासिफिकेशन में देखें तो ये रिसेप्टर्स पे जो है ना रिसेप्टर्स के लिहाज से हम इनको डिवाइड करेंगे, एंटी मस्कैरिनिक होंगी या एंटी निकोटिनिक होंगी। इसके अलावा दूसरी इनकी टाइप कौन सी है? कोलिन एस्ट्रेज रीजनरेटर्स। ठीक है, अब एंटी मस्कैरिनिक को भी दो फर्दर क्लासेस में सब क्लासेस में डिवाइड किया जाता है डिपेंडिंग ऑन देयर सिलेक्टिविटी। M1 सिलेक्टिव होती हैं या फिर M3 सिलेक्टिव डेरिफिनेसन, M1 सिलेक्टिव पायरेंजिपाइन होती है। इसके अलावा जो बाकी होती हैं वो नॉन सिलेक्टिव होती हैं, मतलब किसी रिसेप्टर्स के लिए स्पेसिफिक नहीं होती। ठीक है, इसी तरह निकोटिनिक जो एंटी निकोटिनिक है उनको भी फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है सब क्लासेस में, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स वो होंगी जो गैंग्लियन पे जाके जो है ना इसके इफेक्ट को ब्लॉक करेंगे, और न्यूरोमस्कुलर जो है ना न्यूरोमस्कुलर के ऊपर, रिसेप्टर्स के ऊपर। कोलिन एस्ट्रेज रीजनरेटर जो है ना ऑक्साइम्स होती हैं। जब मैंने आपको इधर पढ़ाई थी ना टॉक्सिसिटी कि ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, यहाँ पे पढ़ाया था कि ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो जाती है तो उसमें जो है ना एट्रोपिन देते हैं और उसके साथ जो है ना ऑक्साइम्स वगैरह देते हैं। ये क्या करती हैं? कोलिन एस्ट्रेज को रीजनरेट करा देती हैं, जबकि एट्रोपिन जो है ना वो एंटी मस्कैरिनिक है, उसका निकोटिनिक इफेक्ट नहीं है। इस वजह से हमें कोलिन एस्ट्रेज को रीजनरेट कराना होता है ऑक्साइम्स के ज़रिए। ठीक है, अब जी हम इनको स्टार्ट करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन में पहले हम एंटी मस्कैरिनिक ड्रग्स पढ़ते हैं। एंटी मस्कैरिनिक में मैंने बताया ना आपको, जो डिपेंडिंग ऑन सिलेक्टिविटी, डिपेंडिंग ऑन इफेक्ट ऑन वेरियस ऑर्गन्स, दो सब क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। सिलेक्टिविटी में कुछ जो है ना M1 सिलेक्टिव हैं, कुछ जो है ना M3 सिलेक्टिव हैं और कुछ जो है ना नॉन सिलेक्टिव हैं। ठीक है, वेरियस ऑर्गन्स मतलब CNS पे, आइज़ वगैरह पे, इन पर इनका क्या इफ़ेक्ट है, तो उसके लिहाज से हम देखते हैं कि इफ़ेक्ट के लिहाज से कि कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि पोलर होती हैं। ठीक है, पोलर इस वजह से होती हैं क्योंकि उनका जो क्वाटर्नरी अमाइन ग्रुप्स होते हैं वो चार्ज होते हैं, इस वजह से पोलर होती हैं। वो ना लिपिड बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती। लिपिड बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती मतलब वो CNS या ब्रेन में या फिर जो कॉर्निया है, कॉर्निया को जो है ना कॉर्नियल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती। ठीक है, तो मतलब आइज़ वगैरह या CNS के लिए हम उन ड्रग्स को नहीं दे सकते। ठीक है, जबकि जो पोलर नहीं होंगी तो वो क्रॉस कर जाएंगी लिपिड बैरियर को, और वो हम जो है ना CNS इफेक्ट्स के लिए या फिर कोई कॉर्निया में कोई आइज़ में कोई इफेक्ट कॉज कराना है तो उसके लिए हम दे देंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो है ना ये होगी इसकी क्लासिफिकेशन। इसके बाद हम फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में जो एट्रोपिन है ना, एट्रोपिन ये जो है ना प्लांट, ये जो है ना नॉन सिलेक्टिव है, मतलब किसी रिसेप्टर को स्पेसिफाई नहीं करती। हमने पढ़ा था ना कि पैरेंजिपाइन डायरेफिनेसन जो है ना सिर्फ सिलेक्टिव है, और जो है ना ये एट्रोपा बेलाडोनम प्लांट में होती है। इसके अलावा एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो है ना लिपिड सॉल्युबल है, ये क्वाटर्नरी अमाइन नहीं है, टर्शरी अमाइन है। ये बैरियर्स को क्रॉस कर देती है, CNS और आइज़ वगैरह में इफेक्ट के लिए दे सकते हैं, और ये मेटाबोलाइज होती है किडनी वगैरह में, लीवर वगैरह में, और एक्सक्रीट हो जाती है। इसका जो एलिमिनेशन हाफ लाइफ है वो 2 आवर्स है, और इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 4 to 8 आवर्स है, जबकि आइज़ में इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 72 आवर्स तक है। ये ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़रूरी होता है कि इस लिहाज से
जैसे कोई हमारा सिनेरियो आ जाता है कि ये ड्रग हमने इतनी देर पहले दी, तो अब मतलब उसका इफ़ेक्ट क्या हो रहा होगा, या उसका ये इफ़ेक्ट आ रहा है तो किस वजह से आ रहा है। तो अगर वो ड्रग उस वक्त है, अपना ड्यूरेशन उसका है, तो वो उसका इफ़ेक्ट आएगा। अदरवाइज़ तो अगर एक्सक्रीट हो गया तब तो उसका इफ़ेक्ट नहीं आएगा ना। तो इस वजह से हमें ये पता होना जो है इसलिए ज़रूरी होता है। फार्माकोकाइनेटिक्स, बाकी ड्रग्स की बात करें, मस्कैरिनिक ब्लॉकर या एंटी मस्कैरिनिक की, तो उनके लिए ये है कि जो CNS और आइज़ वगैरह को क्रॉस करती है, तो वो लिपिड बैरियर को क्रॉस करती है, तो उनको CNS और आइज़ में इफ़ेक्ट्स के लिए दिया जाता है। इसके अलावा जिनको ब्लैडर के उसके लिए इनकॉन्टिनेंसी के लिए दिया जाता है, या फिर जो है ना एंटी सिक्रेट या एंटी सेप्टिक एक्शंस के लिए दिया जाता है हमारी गट या ब्रोंकाई में, तो वो जो है ना ब्रेन वगैरह को क्रॉस नहीं करती, ब्रेन में उनका कोई इफेक्ट नहीं होता, तो वो उधर नहीं जाती। ठीक है, अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये आपने याद रखना कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं, इनकी कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट हैं। वो इस तरह के अगर हम ड्रग की मस्कैरिनिक एगोनिस्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करें तो इनके इफेक्ट को हम रिवर्स कर सकते हैं। मतलब हम कोलिनोसेप्टर एक्टिवेटिंग ड्रग्स डायरेक्ट या इनडायरेक्ट को उनके कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज़ करें तो इनके इफेक्ट्स को हम रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, अब पेरिफेरल इसके ऑर्गन्स पे इफेक्ट देख लेते हैं। अब इफेक्ट में देखें, पहले पहले जैसे हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि पहले हमारा ब्रेन है तो उसमें CNS पे इफेक्ट देख देते हैं। CNS पे सेडेशन होगी, सेडेशन मतलब एक वो होगा सूथिंग टाइप का इफेक्ट के सुकून वाला इफेक्ट होगा। जाहिर सी बात, जब एसिटाइलकोलिन रिलीज़ नहीं होगी तो वो ब्रेन को एक्टिवेट नहीं कराएगी, तो सेडेटरी वो आएगा, इफेक्ट आएगा। सोया मतलब इस तरह सोया सोया और मतलब रिलैक्स मोड में। एंटी मोशन सिकनेस होती है। एंटी मोशन सिकनेस हमारी चूँकि जो सीटी जोन है वो ट्रिगर होता है, उस क्यों रिसेप्टर जोन हमने GIT में पढ़ा था कि तब होता है, तब जो है ना वोमिट वाली फीलिंग आती है। ठीक है, वोमिटिंग होती है। तो जब हमारे एसिटाइलकोलिन नहीं होगी तो ये रिलीज़ नहीं होगा, तो एंटी मोशन सिकनेस है वो ब्रेन का वो पार्ट ट्रिगर नहीं होगा, तब देंगे। इसके अलावा एंटी पार्किंसन है। अब पार्किंसन डिजीज़ में क्या हो जाता है कि हमारा डोपामीन जो है ना, उसकी डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। इस वजह से इनहिबिटरी इफेक्ट कम हो जाता है और एसिटाइलकोलिन का इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ट्रेमर्स पढ़े थे हमने, रिजिडिटी वगैरह पढ़ी थी, तो उनका इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है। तब जो है ना देंगे तो ये ड्रग्स देंगे एंटी मस्कैरिनिक, तो इनका क्या होगा कि ये एसिटाइलकोलिन के इफेक्ट को ब्लॉक कर देंगी। इसके बाद जो है ना एमनीजिया और डिलीरियम वगैरह कॉज करवाएंगी इस वजह से। और डिलीरियम ये होता है कि मतलब ऐसे मतलब इमेजिनरी चीज़ें उठाने लग जाता है और थोड़ा ना हेलुसिनेशंस की तरफ जाने लग जाता है। ठीक है, एमनीजिया में मतलब बंदा जो है ना भूलने लगता है चीज़ें, वो इस वजह से क्योंकि एसिटाइलकोलिन हमारे ब्रेन के फंक्शन के लिए ज़रूरी है। तो जब एसिटाइलकोलिन रिलीज़ नहीं होगी तो ब्रेन में जो है कॉग्निटिव चेंजेस आ जाएंगे, हमारे मेमोरी से रिलेटेड चेंजेस आ जाएंगे और बंदा भूलने लग जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद CNS के बाद आइज़ पे आ जाते हैं। आइज़ में साइक्लोप्लीजिया कॉज कराएंगे और मिड्रियासिस कॉज कराएंगे। साइक्लोप्लीजिया होता है पैरालिसिस ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, तो साइक्लोप्लीजिया पैरालिसिस होता है, इसमें ये होता है कि आइज़ जो है ना अकोमोडेट नहीं कर सकती। अब आइज़ अकोमोडेट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जब हमने लास्ट पढ़ा था ना कोलिनोसेप्टर एक्टिवेटिंग ड्रग्स, वो क्या कर रही थी, सीलरी मसल को एक्टिवेट करा रही थी और ना नियर वेन के लिए बंदा अकोमोडेट कर रहा था। ठीक है, और इसी तरह साइक्लोस्पैज्म काज करा रही थी। साइक्लोस्पैज्म मतलब जो है ना ज़्यादा जो वो है लेंस थिकन हो रहा था, फ्लैट हो रहा था, नियर वेन के लिए अकोमोडेट कर रहा था। ठीक है, साइक्लोस्पैज्म हो रहा था, क्योंकि इसमें साइक्लोप्लीजिया हो जाएगा, वो बिल्कुल ही अकोमोडेट नहीं कर सकेंगी। हमारे इसमें लेंस जो है ना लेंथन्ड हो जाएगा, बहुत मतलब इलाज लंबा हो जाएगा। और जो है ना इसके अलावा मिडियासिस कॉज कराएंगे, मतलब उसमें स्फिंक्टर प्यूपिल को हमने एक्टिवेट कराया था और मियोसिस हुई थी, कॉन्स्ट्रिक्शन हुई थी प्यूपिल की। इसमें क्या होगा कि मिडियासिस होगी जब जो है ना एक्टिवेट जो एसिटाइलकोलिन है वो होगा नहीं, तो उस वजह से ऐसे डायलेटर प्यूपिल एक्टिवेट होगा और उसका इफेक्ट जो है ना ज़्यादा हो जाएगा, तो मिड्रियासिस जो है ना प्यूपिल डायलेट हो जाएगा। ठीक है, M3 रिसेप्टर्स पे जो है ना एक्ट करके, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि जो M1 रिसेप्टर्स हैं, हमने पीछे पढ़ा था M1 रिसेप्टर जो है ना वो गैस्ट्रिक सेल्स में होते हैं और कॉर्टेक्स में होते हैं। जो M2 है ना वो हमारे हार्ट वगैरह में होते हैं और M3 बाकी एंडोथीलियम वगैरह स्मूथ मसल वगैरह में बाकी हर जगह पे होते हैं। ठीक है, अब ब्रोंकाई में देखें तो ब्रोंको डायलेशन कराएंगी, स्पेशली इफ कॉन्स्ट्रिक्टेड। वही बात होगी कि जब कोलिनोसेप्टर्स के ज़्यादा हैं उनकी वजह से जो मस्कैरिनिक ड्रग्स की वजह से या निकोटिनिक ड्रग्स की वजह से ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो गई है और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो गई है, तो उसकी वजह से ब्रोंको डायलेशन कॉज करवाएंगी और ये भी M3 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे, क्योंकि हार्ट और हमारे GIT में जो गैस्ट्रिक सेल्स है उसके अलावा जितने भी आ जाएंगे उनमें जो है ना यही होगा, M3 रिसेप्टर्स होंगे। ठीक है, अब GIT पे भी देखें तो रिलैक्सेशन और पेरिस्टालसिस को स्लो करेंगी, हमारी जो है ना डायरिया वगैरह कॉज करवाएंगी। उसमें हमने
सॉरी डायरिया नहीं, कॉन्स्टिपेशन वगैरह कॉज करवाएंगी। ठीक है, इसके अलावा जेनेटो यूरिनरी की बात करें तो ब्लड को वॉल को रिलैक्स कराएंगे, यूरिनरी रिटेंशन कॉज करवाएंगे, M3 और पॉसिबली M1 रिसेप्टर्स के थ्रू भी कराती है। हार्ट में इनिशियल ब्रेडिकार्डिया काज कराएंगी और जो है ना लो डोजेस पे टैकीकार्डिया काज करेंगी। इनिशियल ब्रेडिकार्डिया इस वजह से होता है कि जब जो है ना एसिटाइलकोलिन एक्सॉन के एक्सोप्लाज्म में नहीं जा सकती। ठीक है, जब उधर इनटेक उसका नहीं हो सकता तो वो प्री सिनेप्टिक नर्व एंडिंग्स पे ज़्यादा रिलीज़ होती है और उस वजह से इनिशियल ब्रेडिकार्डिया होता है, लेकिन उसके बाद फिर से जो है ना टैकीकार्डिया हो जाएगा। ठीक है, हार्ट के जो M2 रिसेप्टर्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे तो फिर टैकीकार्डिया हो जाएगा। अब ब्लड वेसल्स की बात करें तो ब्लड वेसल्स में मस्कैरेनिक वेज़ोडाइलेशन जो है ना ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, ब्लॉक ऑफ M3 रिसेप्टर्स, M3 हमने पढ़ा था एंडोथेलियम में M3 होते हैं, तो इसी तरह जो है ना मस्कैरेनिक वेज़ोडाइलेशन जो है ना नहीं होगी एंडोथेलियम पे, क्योंकि हमने उस में पढ़ा था ना कि जो मस्कैरेनिक ड्रग्स हैं या फिर जो कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं उनमें क्या होता है कि वेज़ोडाइलेशन होती है, वेज़ोडाइलेशन कॉज करवाती है अनइनर्वेटेड मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स की वजह से। पैरासिम्पैथोमिमेटिक रिस्पॉन्स नहीं होता, ये अनइनर्वेटेड मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स की वजह से होता है। ठीक है, अब इसके बाद ग्लैंड्स की बात करें तो ग्लैंड्स में सिक्रीशन जो है ना इसमें तकरीबन सबकी कम हो जाएगी। सैलिवेशन डिक्रीज हो गई, हमारे जो है सलाइवा प्रोडक्शन कम हो जाएगी। लैक्रिमेशन, हमारे टेयर्स जो है ना कम हो जाएंगे। स्वेटिंग कम हो जाएगी। इसके अलावा जो है लेस रिडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन, हमारी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रीशंस हैं वो भी कम हो जाएंगे। मुंह हमारा सूखा सूखा सा रहेगा, आंसू कम आएंगे और इस तरह जो है ना होगा। M1 M3 रिसेप्टर, M1 रिसेप्टर्स कहाँ पे ब्लॉक करेंगे, हमारे गैस्ट्रिक पे, और M3 बाकी जगहों पे। ठीक है, स्केलेटल मसल पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। अब इसके इफेक्ट्स के बाद हम क्लिनिकल यूजेस देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।